हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BCOE 142, दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है, जिससे कि आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड टाइप करना है, दैट इज़ BCOE 142, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, और इस तरह से हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहां पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या नेचर है, क्या स्कोप है, ये डिस्कस करने वाले हैं, और ये कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग से अलग होता है ये देखेंगे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजर्स मेक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजंस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग, सो यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस, जानकारियों को, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, ताकि जो मैनेजर्स हैं उनको मदद मिल सके एक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन लेने में, ठीक है। इट प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। सो ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है जिससे कि हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और अपने इम्प्रूव करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, ठीक है। अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके परफॉर्मेंस को हम बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं इनके मदद से। अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट फोकस ऑन इंटरनल मैनेजमेंट नीड्स रादर दैन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। तो जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पे बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उससे अलग होके ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये इंटरनल जो नीड्स है, इंटरनल मैनेजमेंट जो ज़रूरत है उस पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि बाहरी रिपोर्टिंग पे, ठीक है। सो अब इसके क्या नेचर हैं ये हम यहाँ पे समझते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग्स आर एज फॉलो। तो इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट इज द डिसीजन ओरिएंटेड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स। तो ये एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो होता है वो मैनेजर को देता है ताकि वो बिजनेस के डिसीजंस को ले सकें, जैसे कि उसके प्राइसिंग के बारे में, बजट के बारे में, उसमें इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में। नेक्स्ट इज़ द फ्यूचर ओरिएंटेड। इट मेनली फोकस ऑन फ्यूचर प्लान्स एंड फोरकास्ट। तो ये खास करके इसका जो फोकस होता है वो फ्यूचर के प्लान्स पे होता है कि आगे हमको क्या करना है। मैनेजर्स यूज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज। और जो यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करते हैं और अपने स्ट्रैटेजीज को तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज एनालिटिकल इन नेचर। इट एनालाइजेज अकाउंटिंग डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल रिपोर्ट्स दैट हेल्प मैनेजमेंट अंडरस्टैंड बिजनेस परफॉर्मेंस। तो ये क्या करता है, जो भी अकाउंटिंग डेटा होता है उसको एनालाइज करता है और उसको कन्वर्ट करता है एक मीनिंगफुल रिपोर्ट में, ताकि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से बिजनेस के परफॉर्मेंस को समझ पाए कि बिजनेस मेरा कितना अच्छा ग्रो कर रहा है या फिर मेरा डाउनफॉल हो रहा है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से बेहतर यहाँ पे समझने में हेल्प होता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट्स, सेटिंग टारगेट्स एंड मॉनिटरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे कि
हमने देखा कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमने अपने उसके ऑब्जेक्टिव को प्लान करते हैं कि हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करेंगे। तो जो मैनेजमेंट अकाउंट होता है वो हेल्प करता है बजट को प्रिपेयर करने में, अपने टारगेट्स को सेट करने में और मॉनिटर करने में कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो कैसा हो रहा है, ठीक है, कैसा हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है हमारे प्लान ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजेस वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स का भी ये इस्तेमाल करता है। इट यूजेस टेक्निक्स सच एज बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनलाइज कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। सो यहाँ पे कई तकनीकों का ये इस्तेमाल करता है, जैसे बजटिंग का इस्तेमाल करता है, रेशियो एनालिसिस करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए ये देखता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए ये देखता है, और हमारे इवेल्युएशन जो भी परफॉर्मेंस हम देते हैं उसको इवेल्युएट भी ये करता है, उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड नीड बेस्ड, तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इसमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें किया जाता है काम। देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मैनेजमेंट, तो जैसे ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की वैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार की जाती है। अब इसके स्कोप्स को समझते हैं। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहाँ का इसका स्कोप है। इसका स्कोप काफ़ी वाइडली होता है, जिसके अंदर कुछ एरियाज़ यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, इट हेल्प्स मैनेजमेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान्स एंड एस्टिमेट फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, तो ये मदद करता है एक फाइनेंशियल प्लान को प्रिपेयर करने में और साथ ही साथ फ्यूचर के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट बनाने में। नेक्स्ट इज बजटरी कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंट असिस्ट इन प्रिपेयरिंग बजट्स एंड कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये मदद करता है बजट को प्रिपेयर करने में और हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में कि हमें कैसे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल, इट हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट्स एंड इम्प्रूव इफिशियंसी थ्रू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ कॉस्ट डाटा, तो कॉस्ट डाटा का बेहतर तरीके से एनालिसिस करके ये हेल्प करता है कि हम अपने कॉस्ट को कम करें और अपने इफिशियंसी को बढ़ाएं, ठीक है, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मैनेजर्स यूज अकाउंटिंग रिपोर्ट्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, तो मैनेजर्स यहाँ पे अकाउंटिंग के रिपोर्ट से हेल्प मिलता है उनको कि वो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके परफॉर्मेंस को देख पाते हैं, मेज़र कर पाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी इसकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, इट सपोर्ट्स डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइसिंग, एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं उसको भी सपोर्ट करता है, चाहे वो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, प्राइसिंग से हो, एक्सपेंशन या फिर इन्वेस्टमेंट से हो, तो बिजनेस के अंदर इन सारे डिसीजंस में ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, इट प्रोवाइड्स रेगुलर रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल, तो ये लगातार अपने रिपोर्ट्स देते रहता है मैनेजमेंट को, जिससे कि एक अच्छा सुपरविजन और कंट्रोल भी देखने को मिलता है। अब ये कैसे अलग है कॉस्ट अकाउंटिंग से, ये यहाँ पे हम देखेंगे। सो यहाँ पे कुछ बेसिस हैं जिसके आधार पर हम यहाँ पे दोनों के बीच के अंतर को देखते हैं। फर्स्ट इज द मीनिंग, अगर हम मीनिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो जानकारी देता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, ये सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होता है उसके अंदर ये अपनी जानकारी देता है। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग को देखें तो ये रिकॉर्ड और एनालाइज करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कॉस्ट को, ठीक है, कि क्या प्रोडक्शन या फिर क्या जो सर्विसेज हैं उसके क्या कॉस्ट्स हैं उसको ये रिकॉर्ड करता है और एनालाइज करता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये हेल्प करता है प्लानिंग में, कंट्रोल में, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में। वहीं अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि डिटरमाइन और कंट्रोल करना अपने कॉस्ट को, कि कॉस्ट जो है उसको पहले पता लगाते हैं फिर उसको कंट्रोल करते हैं। स्कोप अगर देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वाइडर स्कोप है, क्योंकि हम जानते हैं ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों में काम होते हैं। वहीं अगर इसको देखें तो ये काफ़ी नैरो है, ये सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड काम करता है। इन्फॉर्मेशन इसकी अगर यूज़ की जाती है तो देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। वही कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो खास करके सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में कम किया जाता है। फोकस अगर देखें तो इसका फ्यूचर ओरिएंटेड फोकस होता है, वही इसका प्रेजेंट और पास्ट कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर काम होता है, ठीक है, तो इसका फोकस होता है फ्यूचर को लेकर के, हम अपने फ्यूचर को कैसे मतलब बेहतर कर सकते हैं उसके प्रति स्ट्रैटेजीज बना करके, ठीक है, प्लानिंग करके प्रॉपर, ठीक है। वहीं अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आज के प्रेजेंट के ऊपर काम करता है और पास्ट के कॉस्ट को एनालिसिस करता है। यूजर्स अगर देखें तो इसमें मैनेजर जो होते हैं वो अलग अलग लेवल पर काम करते हैं, बट इसमें अगर देखें तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं और मैनेजमेंट के अंदर ये इसके यूजर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारे इसके यूजर्स होते हैं, बट इसके अंदर अलग अलग लेवल्स पे मैनेजर्स होते हैं। कंक्लूजन में अगर हम बताएंगे तो कह देंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल दैट हेल्प्स मैनेजर्स प्लान, कंट्रोल एंड मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये एक बेहतर टूल है, ठीक है, औजार है, जहाँ पर ये मैनेजर्स को मदद करता है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में और अपने डिसीजंस को, बिजनेस के अंदर डिसीजंस को बेहतर बनाने में। इट हैज़ ए ब्रॉडर स्कोप
than cost accounting because it use various type of information to improve organizational performance। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के कंपैरिजन में। इसका ब्रॉडर स्कोप है क्योंकि ये कई सारी जानकारियों को इस्तेमाल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। While cost accounting focus mainly on cost determination and control, management accounting use cost information along with other data for overall मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस। तो अगर हम देख रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो उसका मेन जो फोकस था वो कॉस्ट के डिटर्मिनेशन और कंट्रोल के ऊपर था। लेकिन वहीं अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये कॉस्ट का तो इन्फॉर्मेशन रखता ही है, साथ ही साथ और भी दूसरे डेटा का भी इन्फॉर्मेशन रखता है जो आपके मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस को बेहतर करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को बेहतर करता है यहाँ पे बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अहम रोल हो जाता है। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज़ राइट ए नोट ऑन द नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या नेचर होते हैं, क्या उनके लिमिटेशंस हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है, फॉर्मल रिकॉर्ड, जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस दिखाता है किसी भी बिजनेस का। दे हेल्प्स ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट अंडरस्टैंड हाउ अ बिजनेस इज़ परफॉर्मिंग। ये मदद करता है ऑनर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट को कि कैसे एक बिजनेस जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको समझने में। द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो अगर हम मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर हम बैलेंस शीट देख सकते हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, और कैश फ्लो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर ही इंक्लूडेड होता है। अब क्या इसके नेचर होते हैं ये हम समझते हैं। तो फर्स्ट इज़ द बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस that have actually taken place in the business. They are based on verified data rather than assumptions. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है वो अकाउंट के रिकॉर्ड्स के ऊपर उसका इस्तेमाल करके और ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसको देख करके किया जाता है, जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं हमारे बिजनेस के अंदर उसके ऊपर, और ये वेरीफाइड डेटा के ऊपर आधारित होता है, ना कि किसी एजम्पशंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेटा होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, और उस पर ये बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। सो ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वैसे ट्रांजेक्शन्स जिसमें मनी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर मनी इंक्लूड है, उसी को इसके अंदर रखा जाता है। कोई भी जो नॉन मॉनेटरी जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय के स्किल्स हो गए, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी हो गया, या फिर बिजनेस का रेपुटेशन हो गया, वो सब इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो सारे मनी से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी कंडीशंस होते हैं, जो भी स्टेटमेंट होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो खास करके वो सारी जानकारियाँ देता है जो पुराने ट्रांजैक्शंस या फिर पुराने जो भी घटनाएं हैं उनके ऊपर आधारित होती हैं। दे शो व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड रेदर देन व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो ये दिखाता है कि क्या हो चुका है, ठीक है, मतलब जो हो चुका है उसी को ये दिखा सकता है, क्या होने वाला है उसके बारे में ये नहीं बताता है। यानी कि ये अपने स्टेटमेंट में पुरानी जो हो चुकी चीज़ें हैं उसी को ये दिखा सकता है कि पहले के क्या प्राइसेस रहे हैं, ठीक है, मेरा बिजनेस कितना बेहतर अप डाउन किया है, ठीक है, बट आगे क्या होगा ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड by following generally accepted accounting principles and standards. This ensures consistency and comparability. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है उसके जो भी एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स हैं उसके आधार पर, यानी कि अपने जो भी कुछ सिद्धांतें होंगे, ठीक है, उस सिद्धांत के आधार पर इसको तैयार किया जाता है ताकि ये कंसिस्टेंसी बनाए रखे और कंपेरेबिलिटी करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट इज समराइज्ड इन्फॉर्मेशन। दे प्रोवाइड ए समराइज्ड व्यू ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो कई सारे ट्रांजेक्शन्स का ये क्या करता है, हमको एक समराइज्ड व्यू देता है कि हमारा ओवरऑल क्या हो रहा है। दिस मेक इट ईजियर फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। जो किसी भी यूजर के लिए आसान कर देता है समझना कि जो हमारा ओवरऑल कंडीशन जो है फाइनेंशियल कंडीशन वो कैसा है हमारे बिजनेस का, ठीक है, कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है या फिर कितना लॉस में जा रहा है, ये सब समझने में आसानी कर देता है। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग्स। Financial statements provides information
to investors, creditors, managers and other stakeholders for making economic and business decisions। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी बिजनेस के इन्वेस्टर को, क्रेडिटर्स को, मैनेजर्स को या फिर दूसरे स्टेक होल्डर को, ताकि वो अपने इकोनॉमिक और बिजनेस डिसीजंस को अच्छे से यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे ले सकें। ठीक है, तो ये इनके कुछ स्कोप हो गए। ठीक है, अब इसका क्या लिमिटेशंस है वो देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट, इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं उसको ये इग्नोर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट शो इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉय मोरल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ब्रांड वैल्यू एंड मैनेजमेंट क्वालिटी। तो जो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं जैसे कि एम्प्लॉय का मोरल हो गया, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है, ब्रांड का क्या वैल्यू है या फिर मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, इन सब चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देता है, इन सब चीज़ों को ये कभी नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। सेकेंड, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, एसेट्स आर यूजुअली रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड नॉट एट देयर करेंट मार्केट वैल्यू, देयरफॉर द एक्चुअल वर्थ ऑफ एसेट्स मे नॉट बी रिफ्लेक्टेड। अब मान लेते हैं कोई एसेट है जिसका पहले का प्राइसेस कुछ रहा हो 10 के, ठीक है, अब ये उसी समय का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट रहता है वो ये नहीं दिखाता है। ठीक है, करेंट मार्केट वैल्यू, अगर मान लो अभी इसका मार्केट वैल्यू 20 के हो गया है तो ये इसको शो नहीं करता है, जिसके वजह से जो इसका एक्चुअल वर्थ है वो कभी नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है, डिमेरिट है। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स सच एज डिप्रिशिएशन मेथड्स एंड प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स। डिफरेंट जजमेंट्स में लीड टू डिफरेंट रिजल्ट्स। अब जो इसका तैयार किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार किया जाता है, इसमें कई सारे एस्टिमेट्स और जजमेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि कोई भी डिप्रिशिएशन मेथड हो गया या फिर जो पुराने जो डेब्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये अपने बनाता है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग जजमेंट्स होते हैं इसके वजह से कई सारे रिजल्ट्स भी यहाँ पे डिफरेंट मिलने को संभावना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से लिमिटेशन है कि हमको अलग अलग जजमेंट के अनुसार अलग अलग इसके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, do not reflect price level changes. Financial statements generally ignore the effects of inflation or changes in purchasing power, which may affect the accuracy of financial information. अब जो भी हमारे मार्केट के अंदर परचेजिंग पावर के अंदर बदलाव आता है या फिर जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है, इन सब चीज़ों को ये इग्नोर करता है। तो ये कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी मिलना चाहिए, उस पर प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया कि हमारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं परचेजिंग पावर के अंदर या फिर जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है, उन सब चीज़ों को ये दिखाता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या है, मतलब लिमिटेशन है इसका। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। मैनेजमेंट में समटाइम्स मैनिपुलेट अकाउंटिंग फिगर्स विद इन लीगल लिमिट्स टू प्रेजेंट अ बेटर फाइनेंशियल पोजिशंस दैन द एक्चुअल सिचुएशन। और कभी कभी यहाँ पे जो मैनेजमेंट होते हैं वो मैनिपुलेट कर देते हैं अकाउंटिंग फिगर्स को, ताकि वो अपने आप को एक बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाएं जैसा कि वो हों उससे। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा ख़राब भी चल रहा है तो ये अपने पोजीशन को हाई दिखाते हैं। ठीक है, बेहतर दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमको एक गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक तरह से लिमिटेशन है इसका। नेक्स्ट इज लिमिटेड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, दे कैन नॉट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो पास्ट डेटा पे आधारित होता है, तो ये इसलिए एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है फ्यूचर के परफॉर्मेंस को या फिर क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये नहीं अच्छे से दिखा पाता है कि फ्यूचर में हमारा परफॉर्मेंस कितना बेहतर हो सकता है या फिर हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो कंक्लूड करते हुए हम बताएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इसेंशियल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने का एक बहुत ही, ठीक है, बहुत ही मतलब इसेंशियल टूल है, यानी कि अच्छा एक औजार है। ठीक है, क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से हम अपने किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ समझ सकते हैं। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये हमें बहुत ही आवश्यक जानकारी देता है हमारे बिजनेस के अंदर प्लानिंग करने के लिए और डिसीजन मेकिंग करने के लिए। हाउएवर यूजर्स शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ देयर लिमिटेशन। जबकि इसके जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में भी यूजर्स को अवेयर होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। एंड शुड नॉट रिलाई सोलली ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। और पूरे तरीके से सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आधारित नहीं होना चाहिए अपने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो भी डिसीजंस लेने हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं यूजर को उसके लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए और वो सिर्फ इसी पे अपने डिसीजंस के लिए आधारित नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़, so the next question is,
व्हाट डू यू मीन बाई कॉस्ट रिडक्शन? डिस्कस इन डिटेल्स द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है, इससे क्या समझते हैं ये देखते हैं। तो द कॉस्ट रिडक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट रिडक्शन बहुत ही एक महत्वपूर्ण यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है। एवरी बिजनेस एम्स to produce goods and provide services at lowest possible cost without reducing the quality of a product। तो कोई भी बिजनेस जो होता है उसका लक्ष्य क्या होता है कि वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस करे या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करे वो कम से कम दाम में उसको क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी पे भी कोई इफेक्ट ना आए। कॉस्ट रिडक्शन हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स एंड रिमेन कम्पिटिटिव इन मार्केट। तो कॉस्ट रिडक्शन जो है वो मदद करता है किसी भी संगठन को कि वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाए और साथ ही साथ मार्केट के अंदर एक कम्पिटिटिवनेस की भावना बनी रहे। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड इम्प्रूविंग इफिशियंसी। तो ये एक लगातार प्रक्रिया है जहाँ पर इसका जो ध्यान होता है वो बेफिजूल के जो खर्च होता है उसको ख़त्म करने में और साथ ही साथ अपने इफिशियंसी को बेहतर बनाने में लगा रहता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। मीनिंग ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। Cost reduction refers to the process of lowering the cost of production or operation without affecting the quality, performance or usefulness of the product or service। तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के जो उसके क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है और यूजफुलनेस है उसको बिना प्रभाव पहुंचाए, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोडक्शन और ऑपरेशन के कॉस्ट को कम करता है, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे आपके प्रोडक्शन या फिर जो ऑपरेशन है उसको उसके प्राइस को कम करना, उसके कॉस्ट को कम करना बिना उसके परफॉर्मेंस या फिर जो भी क्वालिटी या यूजफुलनेस है उसको कोई भी अफेक्ट किए हुए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग बेटर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूस वेस्ट, इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, यूजिंग रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपेंस। तो ये क्या करता है, इसके अंदर हम कई सारे मेथड्स देखते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे अलग अलग बेहतर मेथड निकालता है प्रोडक्शन के, अपने वेस्ट को कम करता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करता है, अपने जो रिसोर्सेज है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और जो अननेसेसरी एक्सपेंसेज हैं, बेफिजूल के जो खर्चे हैं उसको पे कंट्रोल लगाता है, उस पर रोक लगाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिडक्शन इज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट सेविंग्स इन कॉस्ट्स थ्रू इम्प्रूव्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो अपने बेहतर तकनीक और मेथड्स का इस्तेमाल करके जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके अंदर कॉस्ट रिडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से कॉस्ट को सेव करता है। तो ये उसकी क्या है, अचीवमेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेंटेनिंग द डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाए और लेकिन साथ ही साथ जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको ये बनाए रखें, मेंटेन रखें, ठीक है, उसमें कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो अब इसके क्या एडवांटेज हैं ये हम देखेंगे। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। फर्स्ट, इंक्रीजेज प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट रिडक्शन हेल्प्स अ बिजनेस अर्न हायर प्रॉफिट्स बिकॉज एक्सपेंसेस डिक्रीजेज वाइल सेल्स रेवेन्यू रिमेन्स द सेम और इंक्रीजेज। तो कॉस्ट रिडक्शन से क्या होता है, जो हमारा बिजनेस है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है क्योंकि हमने जो पैसे खर्च किए वो कम किए और जो हम उसको जब मार्केट में जब हम उसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू फिर भी सेम है या फिर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। सेकेंड इज इम्प्रूव्स कम्पिटिटिव पोजिशन। ए कंपनी कैन सेल इट्स प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस एंड compete effectively in the market when production costs are reduced। तो अब कंपनी का जब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम है, ठीक है, मान लो कि कम पैसे में उन्होंने कोई चीज़ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो वो मार्केट में उसके हिसाब से अदर के कंपैरिजन में क्या कर सकता है, कम पैसे पे उसको बेच सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मार्केट में अपना कंपटीशन बनाए रख सकता है, ठीक है, अच्छे से कम्पीट कर सकता है। नेक्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। सो इट इनकरेज द इफिशियंट यूज ऑफ मटेरियल्स, लेबर, मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो ये इंकरेज करता है कि जो हमारे मटेरियल हैं, लेबर है या फिर मशीनरी या फिर जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर सकें और अपने वेस्टेज को कम करें और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो इनको ये क्या करता है, इंकरेज करता है। नेक्स्ट, हेल्प्स बिजनेस ग्रोथ। लोअर कॉस्ट्स एंड हायर प्रॉफिट्स प्रोवाइड्स एडिशनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो जब हम क्या करेंगे, हमारे जो कॉस्ट होंगे वो कम अगर होंगे किसी चीज़ में, लो होंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को हाई प्रॉफिट देगा, जिससे कि हम उसको हमारे पास एडिशनल फंड्स होंगे जो हमारे एक्सपेंशन में काम आएंगे, मॉडर्नाइजेशन में आएंगे, नए नए टेक्निक्स इस्तेमाल करने में आएंगे और बिजनेस को डेवलपमेंट करने में यूज आएगा, ठीक है। तो ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं।
नेक्स्ट इज बेनिफिट्स कस्टमर्स। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीजेज कंपनीज में ऑफर प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस विच बेनिफिट्स कस्टमर्स। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हमारा कॉस्ट कम होगा, ठीक है, जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट है जिसको हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम मान लो 100 रुपीज़ में तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम जब इसको मार्केट में जब हम इसको प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कम पैसे ऑफर करेंगे, यानी 100 पे 150 पे भी हम इसको सेल करेंगे। तो जो अदर कंपनी जो उसको 200 में सेल कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम क्या किए, 50 रुपीज़ कम सेल किए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, कस्टमर को भी बेनिफिट देगा, ठीक है, तो हमारे अच्छे रिलेशन भी बनेंगे। नेक्स्ट इज improves efficiency. Cost reduction motivates employees and manager to adapt better working methods and modern technology leading to greater efficiency. तो कॉस्ट रिडक्शन मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को कि वो बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करें, नए नए जो आधुनिक जो तकनीक आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गए हैं, उसका इस्तेमाल करें जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी पहुँचे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वो कर सकें। इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, फर्स्ट रिस्क ऑफ क्वालिटी रिडक्शन, ठीक है। सो इफ़ द कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड इट मे लीड टू द यूज ऑफ inferior materials or poor production methods affecting poor product quality। अगर हम कॉस्ट रिडक्शन को अच्छे से प्लान नहीं करें, ठीक है, अच्छे से बेहतर तरीके से अगर इसको प्लान नहीं किया गया तो इसके वजह से हो सकता है, कब से हम खोले हुए, तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमारा जो, एक मिनट, कि जो हमारा जो मटेरियल है वो हम गलत इस्तेमाल कर लें, ठीक है, या फिर जो हमारा प्रोडक्शन मेथड है वो ख़राब हो जाए जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ओके, तो हाँ, सो नेक्स्ट इज़ द employer resistance. So the workers may oppose cost reduction measures if they believe that such measures could lead to increased workload और job insecurity। तो यहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं वो कॉस्ट रिडक्शन को अपोज करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ऐसे मेजर से क्या हो सकता है, उनको ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है या फिर उनका जॉब का इनसिक्योरिटी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को मना करते हैं। नेक्स्ट इज Initial investment required. Some cost reduction programs require investment in new technology, training और equipment which may be expensive। तो कुछ जो cost reduction प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे नए टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ट्रेनिंग लाया जाता है या फिर कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए कुछ जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, हमारे एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो शुरू में हमको क्या करना पड़ता है, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ता है अपने टेक्नोलॉजी में, जो भी हमारे नए नए इक्विपमेंट्स हैं उसमें, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप। देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे कॉस्ट हम कितना कम कर सकते हैं ये भी क्या है, इसमें कुछ लिमिट होता है, ठीक है। आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट फर्दर रिडक्शन मे बिकम डिफ़िकल्ट। और कुछ पॉइंट के बाद और पैसे कम करना और कॉस्ट कम करना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू मेथड्स रिक्वायर्ड केयरफुल एनालिसिस एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो किस क्षेत्र में हमको क्या करना है, कॉस्ट को कम करना है और नए नए मेथड्स या फिर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, वो काफ़ी ध्यानपूर्वक यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है और उसके लिए लगातार हमको मॉनिटरिंग करने पड़ता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, काफ़ी हमारा टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मोरल। Excessive focus on reducing cost may create pressure on employees and affect their motivation and job satisfaction। अब लगातार हम कॉस्ट रिडक्शन अगर करते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर डालता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर और उनका जो मोटिवेशन है या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन है उसको भी ये प्रभावित कर सकता है। तो ये सारे इसके कुछ लिमिटेशंस हमको देखने को मिले। कंक्लूजन में हम बताएंगे कॉस्ट रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ परमानेंटली लोअरिंग कॉस्ट्स विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्ट्स क्वालिटी और एफिशिएंसी। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है, एक प्रक्रिया है जहां पर हम अपने कॉस्ट को कम करने के ऊपर ध्यान देते हैं बिना प्रोडक्ट के क्वालिटी या एफिशिएंसी को घटाए, ठीक है। इट हेल्प्स इंक्रीजेज प्रॉफिट, इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये मदद करता है हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने में, एक कंपटीशन की भावना को बनाए रखने में और साथ ही साथ हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में। हाउएवर इट ऑल्सो हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस सच एज एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, क्वालिटी रिस्क्स एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट।
फिर भी इसके अंदर कुछ हमको लिमिटेशंस, कमियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय इसको क्या करते हैं, करने से मना करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, इसके क्वालिटी के ख़राब होने के रिस्क होते हैं, और कहीं ना कहीं जो हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं नए टेक्नोलॉजी का या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम का या फिर कुछ भी नए, ठीक है, टेक्निक्स का, तो उसमें हमको कुछ कॉस्ट जाता है। तो यहाँ पे हमको कुछ यहाँ पे इसका लिमिटेशन देखने को मिलता है। देयरफॉर कॉस्ट रिडक्शन शुड बी कैरिड आउट केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली टू अचीव लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको ये ध्यान देना होता है कि कॉस्ट रिडक्शन को हम सावधानीपूर्वक और एक सिस्टमेटिकली तरीके से करें ताकि हमको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश बजट, हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, डिस्कस इट्स प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो कैश बजट का मतलब क्या होता है, कैसे ये तैयार किया जाता है और इसका क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, ये हम यहाँ देखेंगे। सो ए कैश बजट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लान दैट एस्टिमेट्स द एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स ऑफ ए बिजनेस फॉर अ फ्यूचर पीरियड। तो कैश बजट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लान होता है जिसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना हमको एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट या फिर कैश पेमेंट एक बिजनेस में लगेगा आने वाले समय में, ठीक है। It help management know how much cash will be available and whether there will be any shortage or surplus of cash। तो ये मैनेजमेंट को मदद करता है जानने में कि कितना कैश हमारे पास अभी उपस्थित है और हमें आगे कितने कैश की कमी या फिर सरप्लस है, मतलब कि हमारे पास कितने पैसे कम हो रहे हैं या फिर कितने पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये जानने में मदद करता है। Since cash is essential for a smooth operations of a business, proper planning of cash inflows एंड आउटफ्लोज इज नेसेसरी। तो एक कैश का होना किसी भी बिजनेस को बेहतर तरीके से काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए कैश कितना इनफ्लो कर रहा है, आ रहा है, और कैश कितना आउटफ्लो कर रहा है यानी जा रहा है, इसका एक बेहतर हमको क्या हो, डेटा हो, ये बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। सो इसके क्या मीनिंग है, मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग ऑफ कैश बजट, A cash budget is a statement that shows the estimated cash receipts and cash payments during a specific period, such a month, क्वार्टर और ईयर। तो कैश बजट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो आपके कैश रिसिप्ट का एस्टिमेशन जो होता है वो दिखाता है कैश पेमेंट का, जो कि आपके स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि कोई मंथ का होगा, एक क्वार्टर का होगा, ठीक है, या फिर एक साल का होगा। इट हेल्प्स अ बिजनेस मेंटेन एडिक्वेट कैश टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो ये मदद करता है किसी भी बिजनेस के अंदर कि उसके जो भी डे टू डे टास्क हैं या फिर जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसमें कितने कैश की ज़रूरत है इसको पता लगाने में, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कैश बजट इज़ टू इंश्योर दैट सफिशिएंट कैश इज अवेलेबल व्हेन नीडेड एंड टू अवॉइड सिचुएशन ऑफ कैश शॉर्टेज और अननेसेसरी आइडल कैश। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है कैश बजट का वो ये होता है कि जब भी हमको, ठीक है, ज़रूरत हो तो हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो, ठीक है, और कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन ना आए जहाँ पे हमको कैश का शॉर्टेज हो जाए, ठीक है। तो इन सब तरह की चीज़ों को ये क्या करता है, हेल्प करता है पता लगाने में। कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, ये देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। इसके कुछ स्टेप होते हैं। फर्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ ओपनिंग कैश बैलेंस। द प्रोसेस बिगिंस विद द कैश बैलेंस अवेलेबल एट बिगिनिंग ऑफ द बजट पीरियड। तो जैसे शुरुआत में, जैसे कि हमारा कोई भी बजट पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो उस समय हमारे पास कितना कैश बैलेंस है ये पहले हम जानते हैं। फिर हम एस्टिमेशन लगाते हैं कैश के रिसिप्ट का। ऑल एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज आर एस्टिमेटेड, जैसे कि कैश सेल्स कितना हो रहा है, कलेक्शन डेब्टर से कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है, हमारे एसेट का सेल्स कितना हो रहा है, लोन कितना रिसीव हो रहा है, ठीक है, और जो दूसरे इनकम है वो कितना आ रहा है। तो ये सारा हम पहले एक्सपेक्ट करते हैं अपने कैश के इनफ्लोज को। फिर एस्टिमेशन ऑफ कैश पेमेंट, जो हमारे कैश पेमेंट्स हैं उसका एस्टिमेशन करते हैं। द एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज आर कैलकुलेटेड, जो हम आउटफ्लोज करते हैं, जैसे कि गुड्स परचेज करने में कितने पैसे जा रहे हैं, पेमेंट जो है वेज और सैलरीज देने में कितने पैसे लग रहे हैं, रेंट और यूटिलिटीज़ में कितने पैसे जा रहे हैं, ठीक है, टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, लोन का कितना रिपेमेंट हो रहा है, ठीक है, या फिर जो फिक्स्ड एसेट है उसके परचेज करने में क्या पैसे लग रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितने हमको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये सारे हमारे पेमेंट्स हो गए। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब क्लोजिंग कैश बैलेंस का कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। द क्लोजिंग कैश बैलेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ पे हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस पता लगाते हैं। दैट इज, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग कैश बैलेंस जो हमारा हुआ प्लस टोटल कैश रिसिप्ट माइनस टोटल कैश पेमेंट। तो जो हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस हुआ जो हमने शुरू में देखा, उसके बाद जो हमने कैश रिसिप्ट किए, ठीक है,
जो हमें कैश मिले, और उसके बाद जो हमने कैश पेमेंट किए, यानी कि जो हमने कैश पेमेंट किया यानी कि दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन हो गया, यहाँ पे आउट हो गया, और जो हमारा शुरुआत में था, तो इसके बाद जो हमारा बचा वो सारा हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस हो जाता है। इफ़ रिसिप्ट्स आर मोर दैन पेमेंट देयर इज ए कैश सरप्लस। अगर हमारा रिसिप्ट है वो हमारे पेमेंट से अगर ज़्यादा हो जाए, यानी कि हमने रिसीव किया है मान लो 100 और हमने पे किया है 50, तो यहाँ पे कैश सरप्लस होगा। इफ़ पेमेंट एक्सीड्स रिसिप्ट देयर इज ए कैश डेफिसिट। लेकिन अगर हमने रिसीव किया है 100 और पेमेंट किया है 150, तो यहाँ पे ये कैश डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बजट। सो फर्स्ट, ensures adequate cash availability. So it helps the business maintain sufficient cash to meet daily expenses and financial commitments. तो ये किसी भी बिजनेस में हेल्प करता है एक सफिशिएंट कैश मेंटेन करने में, उसके डेली के एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि प्रतिदिन कितने खर्च हैं उसको ये पूरा करता है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल जो कमिटमेंट्स होते हैं उसको भी ये पूरा करता है कि हमें कितने फाइनेंशियल चीज़ों में खर्च करने हैं। सेकेंड इज अवॉइड कैश शॉर्टेज। जो कैश का शॉर्टेज हो सकता है उसको ये कम करता है, अवॉइड करता है। Management can identify future cash shortage and arrange loans or other source of finance in advance. तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है वो पहले से पता लगाता है कि कहाँ पे हमको कैश का शॉर्टेज हो सकता है आगे चल के, और उसके हिसाब से वो अपने लोन्स या फिर दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं फाइनेंस के वो पहले से तैयार कर लेता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो इफ़ एक्सेस कैश इज एक्सपेक्टेड इट कैन बी इन्वेस्टेड प्रॉफिटेबिलिटी इंस्टीड ऑफ रिमेनिंग आइडल। तो यहाँ पे क्या करता है, अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास कैश ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा, तो पहले ही हम क्या करेंगे, अपने जो भी प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा होगा वहाँ पे हम पहले ही इन्वेस्ट कर देंगे बिना कि इंतज़ार किए हुए, ठीक है, कि आएगा तो करेंगे, ठीक है। तो पहले से अगर हमें एक्सपेक्टेड है तो हम क्या कर देंगे, पहले ही उसको जो भी हमारे पास ज़्यादा कैश आने वाला है उसको हम पहले ही अपने प्रॉफिट होने वाले जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स फाइनेंशियल प्लानिंग। ए कैश बजट हेल्प्स मैनेजमेंट प्लान इनकम एंड एक्सपेंडिचर इफेक्टिवली। तो एक कैश बजट जो होता है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को इफेक्टिवली प्लान कर सकें। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज़ कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस। सो बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कैश फ्लो विथ बजटिंग फिगर्स मैनेजमेंट कैन कंट्रोल अननेसेसरी स्पेंडिंग। तो यहाँ पे अपने एक्चुअल कैश फ्लो को कंपेयर करके अपने बजट फिगर से मैनेजमेंट जो है वो अपने अननेसेसरी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, कि हमारे जो बेफिजूल के खर्च हैं उसको हम कम करें। नेक्स्ट इज सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है। प्रॉपर कैश प्लानिंग्स इनेबल्स स्मूथ ऑपरेशंस एंड सपोर्ट्स एक्सपेंशन एक्टिविटीज़। तो प्रॉपर कैश प्लानिंग कहीं ना कहीं हमें स्मूथ ऑपरेशंस करने में और हमारे एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। कंक्लूजन में हम बता देंगे कि ए कैश बजट इज़ ए वेरिएबल टूल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो कैश बजट एक वेरिएबल टूल है जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इट एस्टिमेट्स फ्यूचर कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हेल्पिंग बिजनेसेस मेंटेन लिक्विडिटी एंड अवॉइड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो ये हेल्प करता है किसी भी पेमेंट के अंदर फ्यूचर कैश रिसिप्ट्स के लिए एस्टिमेट लगाने में, और साथ ही साथ बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन करने में और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को भी अवॉइड करने में ये हेल्प करता है। तो इसके कई सारे इंपॉर्टेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूचर में जो हमारे कैश रिसिप्ट हैं, पेमेंट्स हैं, उसको ये एस्टिमेट लगाता है। फिर हमारे बिजनेस के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन रखता है, और जो भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ सकते हैं उसको ये अवॉइड करता है। बाय इंश्योरिंग प्रॉपर कैश मैनेजमेंट ए कैश बजट contributes significantly to the efficient and successful operation of an organization। तो एक प्रॉपर कैश मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी बजट है हमारे पास, ठीक है, कैश बजट जो है वो एक सिग्निफिकेंटली और एफिशिएंट एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बना सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक संगठन के अंदर जो भी हमारे कैश के एफिशिएंट यूज हो सकते हैं, सिग्निफिकेंटली यूज हो सकते हैं, उसको ये हेल्प करता है, ठीक है, कि किस तरह से हम बेहतर तरीके से अपने कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने आज का सेशन कंप्लीट किया, दैट इज़ BCOE 142। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह से आपको और भी सेशंस आते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे आपको सेशंस अवेलेबल हो जाएं, आसानी से आप वहाँ पर से देख पाएँ। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है, और यहाँ से आप हमारे साइट पे जा करके अपने गेस्ट पेपर को किसी भी सब्जेक्ट का जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सर्च करके आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो।
या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके यहाँ से भी आप अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।